This was our last topic in the last class, equilibrium. An object is said to be in equilibrium if net force on object is 0. If net force on object is 0, and this is conditional for translatory motion. For translatory motion means not necessary for rotational motion. Not necessary for rotational motion. यानी इतना फैक्ट है कि अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कौन सा है? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। रोटेशनल मोशन के लिए इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक सीसॉ है, यहां पे ये सपोर्टेड है। हम एक फोर्स यहां पे लगाएं 20 न्यूटन और एक फोर्स यहां पे लगाएं 20 न्यूटन। दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 हो गया। लेकिन ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगी और ये फोर्स इसको ऐसे घुमाएगी, तो ये घूम जाएगा ना। नेट फोर्स 0 है, बट देयर इज रोटेशन। Now, equilibrium of concurrent forces. Equilibrium of concurrent forces. If some forces are acting at a point, they are called concurrent forces. They are called concurrent forces, right? Like ये कोई पॉइंट है, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉनकरेंट फोर्सेस, राइट? इफ वेक्टर सम ऑफ concurrent forces is 0, then system will be in translatory as well as rotational equilibrium. राइट? अगर कॉन्करेंट नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फोर्सेस कॉन्करेंट हैं और उनका सम 0 है, तो सम 0 हो गया तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हो ही गया। लेकिन अगर वो कॉन्करेंट है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। सो दैट इज द कंडीशन व्हेन बोथ आर इक्विलिब्रियम आर देयर, ट्रांसलेटरी भी
और रोटेशनल भी। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इक्विलिब्रियम, राइट। Lami's theorem. Lamy was a scientist and this is Lami's theorem. This theorem is related to three forces P, Q, R. These are the three forces. And the angles are alpha, beta, gamma, right? If three concurrent forces, ये मैंडेटरी है, कैसी होनी चाहिए? Concurrent. If three concurrent forces are in equilibrium, then ratio of a force to sine of angle between other two forces, sine of angle between other two forces is constant. That is a force upon sine of angle between other two forces, that is alpha, is constant. So this will come as, कोई भी फोर्स लो और बाकी दो फोर्सेस के बीच के सामने का एंगल लो, तो यू विल फाइंड दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम. राइट ये एक फोर्स और ये अल्फा, बाकी दो के बीच का एंगल, तो P अपॉन साइन अल्फा आ गया ना, इक्वल टू Q एक फोर्स हो गई, P और R के बीच का एंगल बीटा, तो Q अपॉन साइन बीटा. देन थर्ड फोर्स R और P और Q के बीच का एंगल गामा, तो R अपॉन साइन गामा. सो दिस इज कॉल्ड लैमीज थ्योरम. इसको हम लैमीज थ्योरम बोलते हैं. इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कहीं पे भी थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस मिलें तो. F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. यही होता है ना, फोर्सेस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. हाउ मच इज फोर्स? कितना है फोर्स? 6 न्यूटन. मास 1 kg. वेलोसिटी कितनी? एक मिनट. इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी 30. और टाइम तो निकालना है ना, राइट. इनिशियल मोमेंटम कितना? 0. फाइनल मोमेंटम 1 into 30. तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 30, राइट. सो अब इसमें लगा दो फॉर्मूले में. फोर्स कितना? 6. चेंज इन मोमेंटम कितना? 30. टाइम इंटरवल निकालना है, तो टाइम इंटरवल आ गया 5 सेकेंड. अब सोचो ये नहीं हो रहा तुमसे. ये दो स्केटर्स, इसका मास 4m, इसका मास 5m. क्योंकि मास का रेशो दे रखा है कितना? 4:5. यही है ना, राइट. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर. ये भी ठीक है. इन दोनों के हाथ में एक रस्सी, ये रस्सी से इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं.
ये रस्सी को इधर खींचेगा F2 फोर्स से और ये इधर खींचेगा F1 फोर्स से। इसने इस पे फोर्स लगाई इधर को, इसने इस पे फोर्स लगाई इधर को, राइट। अब आपकी चॉइस है, अब आपकी चॉइस है, या तो एक्शन रिएक्शन से कर लो या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर लो। एक्शन रिएक्शन से अगर इसने जो फोर्स लगाई उतनी फोर्स वो लगाएगा कहां गए? तो F1 इज इक्वल टू F2 बाई एक्शन रिएक्शन लॉ। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्शन रिएक्शन और मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही बात है ना। तो बाई एक्शन रिएक्शन लॉ F1 इज इक्वल टू F2। F फोर्स कितना होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा T कैंसिल, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा P2। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं। सो M1 V1 तो पहले का मोमेंटम हो गया, M2 V2 दूसरे का मोमेंटम हो गया ना। नाउ M1 इज 4m, V1 मान लो S1 अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा ना। M2 कितना? 5m और V2 S2 अपॉन T, T काट दो, mm भी कट गया। तो S1 इज इक्वल टू 5/4 S2। ये आ गया। नाउ अब क्या हुआ, ये यहां पे ऐसे गया, ये यहां पे ऐसे गया, तो मान लो ये ऐसे यहां भिड़ गए, तो ये डिस्टेंस S1 हुआ और ये डिस्टेंस S2 हुआ या नहीं? तो हमको पता है S1 प्लस S2 कितना होगा? 9। गुड। बट S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 9। अब S1 की जगह S2 रख दूं। 5/4 S2 प्लस S2 इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करना आता है तुम लोगों को? S1 की वैल्यू मैंने यहां रख दी। ओके, तो ये एलसीएम लेके आ गया 9s2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। 9 काट दो, तो S2 इज इक्वल टू 4। अगर S2 4 है तो S1 कितना? 5, right? So they will be in ratio 5:4। Good. सीख गए? इनिशियल मास 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी 50 km/h। तो इनिशियल मोमेंटम कितना? इनिशियल मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। 1000 इंटू 50, दैट इज 50,000, राइट। नाउ फाइनल मास कितना? 1000 प्लस 250, 1250 किलो। फाइनल वेलोसिटी
वी निकालनी है ना? तो फाइनल मोमेंटम कितना? 1250 वी, ठीक है। As there is no external force, as there is no external force, so by momentum conservation means momentum will remain same, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम 1250 इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम 50,000, तो v इज इक्वल टू 40। बहुत मुश्किल सवाल था ना?